क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में लेजर बनाना है, तो मैं आज आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेजर बनाने से पहले आपको जर्नल बनाना जरूरी है। पहले जर्नल बनेगा, फिर उसका मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। ये तीन चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, जर्नल, लेजर, ट्रायल। जर्नल हालांकि मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में अब क्योंकि जर्नल तो बनानी ही है लेजर से पहले, तो एक बार हम पहले जर्नल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। सबकी बुक में अलग अलग एडिशन की वजह से हो सकता है क्वेश्चन में फर्क हो। पहले क्वेश्चन एक बार देख लो, सबके पास क्वेश्चन होना चाहिए तभी ये समझ में आएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है ना आपके पास? तो देखो, फर्स्ट एंट्री जो है इसमें क्या लिखी है। फर्स्ट एंट्री इसमें कंबाइंड की हुई है। उसमें दे रखा है कि प्रेमाइसेस इतने के हैं, डिलीवरी वैन्स इतनी है, फिक्सचर्स है, स्टॉक, हरिहरन नाम का एक डेटर है, एक राजहंस नाम का डेटर, बैंक कैश, और ये क्रेडिटर है जवाहर विकास क्रेडिटर है, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेबल, सैलरी पेबल, ये सब दे रखा है। तो देखो, ये मैंने ये कैसी एंट्री कर दी, इसमें इतने सारे डेबिट और इतने सारे क्रेडिट, ये एक ही जनरल एंट्री है। ये जो है ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक एक ही जनरल एंट्री है। तो आपको भाई ये कैसी एंट्री, ये तो हमने आज तक की नहीं है। ये जो एंट्री है जो मैंने आपको यहां पे की हुई है, इसे हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री। और ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट होते हैं, वो कंपाउंड एंट्री होती है। अभी ओपनिंग जर्नल एंट्री शायद मैंने आपको नहीं सिखाई है, तो उसके बारे में बता रहा हूं। ये ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या है? देखो, जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो आपको पता है अकाउंट्स एक पीरियड के लिए की जाती है, 1 साल का उसका एक टर्म होता है। 1 साल बाद यानी कि हम अकाउंट्स करना बंद कर देते हैं, हम 1 साल बाद जो अपनी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वो चेंज कर देते हैं। हर साल हमें नई बुक लगानी होती है अकाउंट्स की, यानी कि 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो 1 अप्रैल से जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो न्यू बुक्स हमें लगानी पड़ती हैं। चाहे कोई भी हो, कैश बुक हो, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल, कोई भी बुक हो, वो सब हम पुरानी वाली रख देते हैं और नई वाली लगा देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम पुरानी बुक मान लिया हमारे पास चल रही है और वो पुरानी बुक 31 मार्च आ गया, वो मुझे एंड करनी है, तो एंड करनी है और नई बुक लगानी है, तो क्या पुरानी बुक का सारा डाटा हमारा जो उसके अंदर है वो सारा क्या वेस्ट, सारा काट देंगे, खत्म हो गया हुआ? नहीं ना। तो क्या होता है कि पुरानी बुक का जो भी लास्ट बैलेंस होता है वो नई बुक जब स्टार्ट करते हैं तो उसे लिख दिया जाता है वहां पर ओपनिंग बैलेंस की तरह। मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लिया आप किसी को पैसे देते लेते रहते हो, आप माल खरीदते बेचते रहते हो, आपने उसको 2000 मतलब दिए, आपके पास लिख तो भी लेने हैं, फिर 1000 आ गए, फिर 3000 चले गए, फिर 2000 आ गए, फिर 5000 चले गए, फिर 8000 आ गए, फिर 4000 चले गए, फिर 10,000 आ गए। मान लिया किसी के साथ आपका हिसाब चलता रहता है, लेना और देना चलता रहता है, आप उसको लिखते रहते हो। अब यहां पे आपका पेज एंड हो गया या बुक एंड हो गई, कॉपी एंड हो गई, जिसका भी हिसाब मेंटेन कर रहे हो। अब आपको नई कॉपी लगानी है। नई कॉपी लगानी है तो क्या ये आप सारा हिसाब भूल जाओगे? नई कॉपी नए सिरे से शुरू करोगे? नहीं, आप क्या करोगे भाई, 2000 और 3 5, और आप इसका बैलेंस निकाल लोगे ना भाई। 2 और 3 5, और 2 7, और 5 12, और 8 20, और 10 30। भाई 30,000 तो प्लस के थे और 1000 और 5,000 माइनस के थे, यानी कि आप ये देख लोगे ना भाई 25,000 रुपए का प्लस का बैलेंस था। तो जब आप नई बुक लगाओगे, नई बुक में आप शुरुआत ऐसे करोगे ना भाई 25,000 तो बैलेंस था, उसके बाद फिर आप शुरू हो जाओगे, 2000 गए, 8000 आए, 3000 आए, 5000 गए, फिर आप ऐसे शुरू हो जाओगे। फिर अगर जब ये बुक एंड ये कॉपी खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे, इसका जो भी हिसाब बना वो यहाँ पे लिखोगे, जो भी टोटल लास्ट था। फिर जो नई बुक होगी उसके अंदर फिर स्टार्टिंग से शुरू होगे, फिर वही हिसाब करने लगोगे। यही करोगे ना। ये थोड़ा ना कि अगर मैं बुक चेंज करूंगा तो वो जो भी होगा वो सब भूल जाऊंगा। नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अगर बुक चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पहले वाली ट्रांजैक्शन है वो सब भूल जाए हम। नहीं, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, तो उसका लास्ट का जो भी बैलेंस निकाल लेते हैं वो बैलेंस अगले साल अगली बुक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हुआ एंड, इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। की बुक क्लोज की है तो इतना बैलेंस, और यही अगले बुक में, नई बुक में क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर ये जब बुक भर गई आपकी तो ये जो है फिर से क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगली बुक में फिर हम कहेंगे इसे ओपनिंग बैलेंस। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना। पिछला हिसाब भी आपका साथ साथ ही चल रहा है, चाहे आप जितनी मर्जी बुक चेंज कर लो, पिछला हिसाब आप छोड़ नहीं रहे हो, उसको साथ साथ कैरी करते जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो अब वापिस आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो एक बार, प्रीमाइसेस इतना, डिलीवरी वैंस इतने के, फिक्सर्स वगैरह ये सब जो दे रखा है, इसका मतलब समझ में आया। ये ओपनिंग बैलेंस है। मुझे कैसे पता लगा, देखो इसकी डेट 1 तारीख है ना, 1 तारीख की एंट्री है। 1 तारीख का मतलब जब नया मंथ या नया ईयर शुरू हुआ, ये तब की एंट्री है। और ये इतने सारे डेबिट, इतने सारे क्रेडिट होने का मतलब ये है कि जब हमने पिछला साल क्लोज किया और पिछले साल में जो भी बैलेंसेस थे जो अगले साल लेकर आए हैं, वो सारे ये बैलेंस थे। डेबिट डेबिट ये वाले बैलेंस थे, क्रेडिट क्रेडिट ये बैलेंस थे। समझ में आ गया, ये पिछले साल के बैलेंसेस हैं, जो पिछले साल की जो बुक में, जो हमने पिछले साल की बुक खत्म की है, उसके अंदर ये सब पड़ा था हमारे पास, हमारे बुक्स में, जो कि अगले साल की बुक में ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमाइसेस 20,000 रुपए के हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, पिछले साल के ही हैं। डिलीवरी वैन्स, वैन जो होती है जिसमें माल डिलीवर करते हैं, गाड़ी वगैरह, तो वो वैन हमारे पास 50,000 रुपए की ऑलरेडी है। फिक्सर्स 5,000 रुपए के, फिक्सर्स मतलब फर्नीचर ही बोलते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स 5,000 रुपए के हैं हमारे पास। स्टॉक ऑलरेडी 75,000 रुपए का है। हरिहरन से मैंने 30,000 रुपए लेने हैं, राजहंस से गेटर है उससे मैंने 50,000 रुपए लेने हैं। बैंक में मेरे ऑलरेडी 45,000 रखे हैं, कैश मेरे पास 30,000 रखा है। जवाहर को मैंने 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए देने हैं। विकास को, ये दोनों मेरे क्रेडिटर है, विकास को मैंने 45,000 देने हैं। टेलीफोन एक्सपेंस पेबल 4,000 रुपए, टेलीफोन के खर्चा देना भी मैंने। और सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस इतना इतना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल इतने रुपए मैंने बिजली के देने हैं। सैलरी पेबल 7,000 देनी है। समझ में आ गया, यानी कि ये सारा कहां से आया, मैंने बताया कि जब हमने नई बुक शुरू की तो पिछले वाला जो भी हिसाब किताब था, जो 31 मार्च में खत्म हुआ, 31 मार्च जो डेट लास्ट डेट पे थी खत्म हुई, तो जब 1 अप्रैल आएगी और नई बुक हमने बनानी है, तो पुरानी बुक में जो भी था क्लोजिंग करते वक्त, वो सारा ये था। ठीक है, ये कोई इस साल नहीं प्रीमाइसेस, अभी नहीं प्रीमाइसेस आ गए, अभी नहीं आ गई, ये पिछले साल से कैरी हुआ है इस साल में। तो इसे कहते हैं हम ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री हमेशा ये साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जर्नल एंट्री कोई भी हो, डेबिट क्रेडिट तो हमेशा मैच होना चाहिए। यहां पर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा था। आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये डेबिट वाली सारी प्लस करोगे तो क्रेडिट वाली सारी प्लस करोगे, तो मैच होना चाहिए ना, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा था। अब मैच नहीं हो रहा तो क्या करोगे, मान लिया आपने सारे डेबिट वाले टोटल कर लिए, ये डेबिट 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 वाले सारे टोटल कर लिए, वो आए 2 4 3 5, वही इतने आए। ठीक है, आपने क्रेडिट वाले टोटल कर लिए, वो आए 2 3 2 1, ये क्रेडिट वाले आए। अब 4 2 6 3 9 और 5 14, डेबिट में तो 14 है, क्रेडिट में 8 है, तो कैसे चलेगा, जर्नल एंट्री तो सेम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इधर 14 है ना, इधर 8 है, यानी कि इधर 6 और होना चाहिए। वो 6 अपनी तरफ से हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट, जो कि आया 3,24,000। समझ में आया ना कैसे, मैंने एग्जांपल दिया है, समझ में आया ना कैसे कि डेबिट का देख लो टोटल कितना है, जो कि बना मान लिया 14 रुपए। ये टोटल देख लो क्रेडिट का कितना बना
₹8, ये ₹14, ये ₹8, ₹6 की कमी है ना, तो वो ₹6 यहाँ पे हम डाल देंगे टू कैपिटल अकाउंट करके, क्योंकि ये आपसे कैपिटल निकलवाना चाह रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि कैपिटल कितनी है। तो जब भी ओपनिंग जर्नल एंट्री करो, अगर उसमें कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो डेबिट और क्रेडिट अपने आप ही टैली हो ही जाएगा, है ना, फिर भी करके देख लेना। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं है तो समझ लेना जो चीज इन्होंने नहीं दी है वो टू कैपिटल नहीं दी है, वो खुद निकाल देना, कैपिटल यहां डाल देना। कभी कभी यही 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओपनिंग जर्नल एंट्री दे देंगे सारी है और कैपिटल नहीं देंगे, तो आप क्या करना, डेबिट देख लेना टोटल कितना है, क्रेडिट देख लेना कितना है, तो क्रेडिट में जितनी कमी होगी वो आपकी कैपिटल है। 2 नंबर 3 नंबर में कभी कभी सिर्फ यही क्वेश्चन दिया जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम कर रहे थे लेजर कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग जर्नल एंट्री समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद इस साल और आगे जर्नल जो हुआ ये इस साल हुआ है ना, ये पिछले साल से बैलेंसेस आए सारे, जो पिछले साल से इस साल आए, ये इस साल में अब सारी ट्रांजैक्शन हुई है, ये सारी। तो ये तो सारी ट्रांजैक्शंस मैंने आपको पहले ही कहा था करके रखना, फिर भी एक बार मैच कर लो। यहाँ पे था रेंट पेड। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आप लास्ट में देखो एक नोट दिया हुआ है कि आईजीएसटी 12% है, आईजीएसटी इस क्वेश्चन में है 12%, और सीजीएसटी और एसजीएसटी इस क्वेश्चन में 6% है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो देखो अब, और इन्होंने ये भी कहा है कि जिस एंट्री के ऊपर ऐसे स्टार करके लिखा हुआ है उसमें आईजीएसटी सीजीएसटी मत लगाना, और जहां पर ये ऐसे स्टार नहीं किया हुआ वहां पर ये सब टैक्स लगाना, जीएसटी, है ना। तो चलो अब देखते हैं, यहां पे लिखा है रेंट पे किया 5,000 टू बैंक, रेंट टू बैंक। क्यों किया मैंने रेंट टू बैंक? एक तो रेंट खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, और ये चेक से दिया इसलिए टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें हमें जीएसटी भी लगाना है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? ये हम सर्विस परचेज कर रहे हैं ना, तो जब भी सर्विसेज वगैरह कुछ भी परचेज करते हैं तो इनपुट आता है, बेचते हैं तो आउटपुट आता है। तो यहाँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना 6%, 5,000 का 6% 300, 5,000 का 6% 300 और 5600। ये रेंट पेड की एंट्री हो गई। उसके बाद इसमें लिखा है परचेज किया हमने प्रभात से, इसमें इकट्ठी एंट्रीज लिखी हुई हैं, प्रभात से और राजन से परचेज की और पासी से, ये तीनों एंट्रीज एक ही डेट पे है। आप इसको चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो कंपाउंड, और अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग एंट्री की है। तो परचेज किया हमने प्रभात से, परचेज किया हमने राजन से, परचेज किया हमने पासी से, और तीनों में परचेज के साथ इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी क्यों लगाया? मैंने कहा था आपको, बता चुका हूं मैं, या तो आईजीएसटी लगता है या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में हमें आईजीएसटी लगाना है या फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है? मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल भी उधर ही हो रही है, परचेज भी उधर हो रही है, तब तो हम लगाते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर अलग अलग स्टेट है तो हम लगाते हैं आईजीएसटी। इस क्वेश्चन में देखो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है कि हरियाणा का बंदा है, ये हरियाणा में इसकी शॉप है, और जो बेच रहा है, ये जो खरीद रहा है प्रभात से, प्रभात कहाँ का है? दिल्ली का, यानी कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो आईजीएसटी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आईजीएसटी लगाया तीनों में। ठीक है, तो परचेज टू प्रभात, परचेज टू राजन, परचेज टू पासी, इनपुट आईजीएसटी तीनों के अंदर कितना कितना 12%। आगे चलते हैं। राकेश को हमने माल बेचा है, सेल किया है, तो अब सेल किया तो उसमें भी जीएसटी लगता है। उसमें कौन सा लगता है? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, है ना। तो राकेश को और देवेंद्र को दोनों को सेल किया है। ये भी एक ही में एंट्री थी, कंपाउंड भी कर सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग किए हैं फिलहाल ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो राकेश को सेल किया है, देवेंद्र को सेल किया है, कितने कितने का? इसको 17,000 का, इसको 25,000 का माल बेचा है। उसके ऊपर इसके ऊपर देखो यहाँ पे मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया और यहाँ पे मैंने आईजीएसटी लगाया। क्यों? क्योंकि जो राकेश को माल बेचा है वो देखो राकेश कहाँ का है, जो ये जो ऑनर है इस बिजनेस का वो तो हरियाणा में सबसे ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, सबसे ऊपर, और जो राकेश है वो भी हरियाणा का ही है,
है ना, गुरुग्राम का। तो इसलिए वो तो इंटरस्टेट है, इसलिए आईपीजी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। लेकिन जो देवेंद्र है ये दिल्ली का है ना, वो हरियाणा दिल्ली, तो इंटरस्टेट हो गई, तो इसलिए आईजीएसटी लगाया। ये एंट्री लास्ट की एंट्री है, तो स्पेस ना होने की वजह से यहाँ लिखी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आ जाओ, अगली एंट्री लिखा टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, चेक से जो एक्सपेंस पेबल थे टेलीफोन के वो पे कर दिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्सपेंस पे कर दिए लेकिन आगे अमाउंट नहीं लिखा। कहां से आएगा अमाउंट? टेलीफोन एक्सपेंस पे किए। देखो ये पुराने पिछले साल से जो इस साल हमने एंट्रीज उठा के रखी हैं, उसमें लिखा था ना टेलीफोन एक्सपेंस पे करना था 4000, तो ये उसी की बात कर रहे हैं आज कि वो जो पे करना था 4000 मतलब टेलीफोन एक्सपेंस, वो पे कर दिया, अमाउंट नहीं लिखा। तो खुद देख लो, ये देखो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस पेबल ये रहा 4000, तो पे कर दिया 4000। आगे लिखा पेट्रोल एक्सपेंस दिया हमने 5700 चेक से, तो भी यहाँ आ गया टू बैंक। आगे लिखा है जो ऑनर है इसके अंदर, उसने प्राइवेट पर्पस के लिए पैसे निकाले, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो ड्रॉइंग्स टू कैश जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं। आगे लिखा है सैलरी पे की है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, देखो इन पे स्टार लगा हुआ है इसलिए मैंने कहीं जीएसटी नहीं लगाया, तो सैलरी पे की है तो सैलरी टू कैश। आगे लिखा है सेल की है, माल कैश में बेचा, कैश सेल, तो कैश टू सेल, यहाँ तो सेल है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। कौन सा? कुछ लिखा नहीं है सेल कहाँ है, तो हम यही मान के चलेंगे कि उसी स्टेट में बेचा, तो उसी स्टेट में बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, सेल के साथ आउटपुट आता ना, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। 5000 रुपए की सेल की है, 6% ये आ गया। आगे चलते हैं, सेल रिटर्न। राकेश और देवेंद्र ने हमें माल वापस कर दिया। देखो राकेश को मैंने माल बेचा था, देवेंद्र को भी बेचा था, दोनों को डेटर बना रखा है। इन दोनों ने, इनको पसंद नहीं आया, इन्होंने माल वापस कर दिया। तो जब माल वापस कर दिया तो ये यहाँ बेचा था तो सेल दिखाया था, वापस आएगा तो उल्टा कर दूंगा मैं सेल रिटर्न, और राकेश को नीचे, है ना। अगर हमने राकेश को माल बेचा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, राकेश टू सेल, और राकेश ने माल वापस कर दिया तो उल्टा हो जाएगी, एंट्री पलट जाएगी, यानी कि सेल रिटर्न और टू राकेश, है ना, क्योंकि राकेश ने डेटर बनाया था, उसने माल वापस कर दिया तो डेटर से हटा दिया उसको। अच्छा, अब सेल के साथ हमने यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ लगाया था, तो अगर सेल रिटर्न हो रही है ना तो वो आउटपुट सीजीएसटी एसटी भी रिवर्स हो जाएंगे। मैंने कहा ना जब माल वापस होता है तो पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स होती है, राकेश रिवर्स, सेल की जगह सेल रिटर्न हो गया, तो ये जो आउटपुट है इसको भी रिवर्स कर देना, ठीक है, जो कि मैंने उसमें किया भी है। देखो ध्यान से, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री सेल रिटर्न टू राकेश, राकेश ने सेल रिटर्न किया, साथ में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि जब सेल के वक्त देखो ये लगाया था ना आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आज वो वापस रिवर्स हो गया। नेक्स्ट एंट्री, देवेंद्र ने भी माल वापस कर दिया, तो देवेंद्र की एंट्री भी पलट दो। देखो हमने ये देवेंद्र ने माल बेचा था, देवेंद्र को सेल किया था, उसे वापस कर दिया है, तो सेल रिटर्न टू देवेंद्र हो जाएगा। देखो सेल रिटर्न टू देवेंद्र, और मैंने कहा था यहाँ आउटपुट आईजीएसटी था, वो भी रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो जब भी रिटर्न होता है तो एंट्री को रिवर्स करते हैं। उसके बाद है हरिहरन और राजहंस ने हमें चेक दे दिया, पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए बैंक में क्योंकि चेक है, तो हरिहरन टू राजहंस। आगे लिखा है राजन और प्रभात को हमने माल वापस कर दिया, तो राजन को माल वापस, यानी कि परचेज जो उसे किया था वो रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। तो मैंने ये कंपाउंड एंट्री कर दी, इकट्ठी कर दी, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, राजन टू परचेज रिटर्न टू जीएसटी, और ऐसी प्रभात टू परचेज रिटर्न जीएसटी। मैंने दोनों को कंपाउंड कर दिया है, राजन प्रभात टू परचेज रिटर्न टू आईजीएसटी, परचेज रिटर्न दोनों का इकट्ठा लिख दिया। देखो क्वेश्चन में लिखा है 4000 एक को वापस किया, 1000 का एक को किया, क्वेश्चन में देखो, तो मैंने इकट्ठा 5 कर दिया। आईजीएसटी 12% था, 4000 के ऊपर भी लगा था, 1000 के ऊपर भी लगा था, मैंने इकट्ठे 5000 के ऊपर 12% 600 लगा दिया, और ऊपर इसका 4000 था, 4000 में उसका आईजीएसटी ऐड कर दिया, इसका 1000 था, 1000 में आईजीएसटी ऐड कर दिया। तो अगर आपको कंपाउंड नहीं करनी है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंट्री, जवाहर और विकास को हमने चेक दे दिया, तो जवाहर डेबिट,
विकास डेबिट टू बैंक, पैसे गए, चेक से दिया हमने तो बैंक कम हो गया हमारा। आगे लिखा है हमारे पास चेक आया है हरिहरन से, राजन से, राकेश से, देवेंद्र से। देखो क्वेश्चन में देखो हमें चारों बंदों से चेक आया है। राजंस, ये हरिहरन, राजहंस, राकेश और देवेंद्र। मैंने अलग अलग क्यों किए? देखो हरिहरन और राजहंस से चेक आया तो सीधा बैंक बढ़ गया, लेकिन इनसे जो चेक आया ना वो अभी बैंक में नहीं गया। क्यों नहीं गया, कैसे पता मुझे? देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हम तो एंट्री तो अप्रैल में कर रहे हैं, 24 अप्रैल को। जो चेक पे डेट डली हुई है वो मई की डली हुई है, 25 मई की। तो इसलिए जो राकेश और देवेंद्र से जो चेक मिले हैं वो तो आज बैंक नहीं बढ़ा ना, तो वो तो 25 मई को जब हम बैंक में डालेंगे चेक तब बैंक डेबिट करूंगा मैं, तब बैंक मेरा बढ़ेगा। इस केस में क्यों डाल दिया? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि एडवांस आगे फ्यूचर की डेट के थे, तो इसका मतलब इनका चेक तो आज ही बैंक में डाला, पैसे आ गए। लेकिन इनका जो चेक है वो 25 में, 1 महीने बाद का है, इसलिए आज हम उसकी क्या एंट्री कर रहे हैं कि चेक इन हैंड आ गया हमारे पास इनसे। ठीक है, चेक इन हैंड, अभी बैंक नहीं आया। अगली एंट्री इसमें लिखा है कि ये जो चेक इन हैंड इनसे मिले हैं ये चेक हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिए। बैंक से डिस्काउंट कराना मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। चेक डिस्काउंटिंग कराना कि हमारे पास एक चेक है, उसकी डेट है 1 महीने बाद, लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए, तो मैं अपने बैंक के पास जाता हूं, कहता हूं कि भाई ये चेक है 1 महीने बाद की डेट है, तू ये रख ले, लेकिन हमें पैसे आज ही दे दे। तो बैंक क्या करेगा, उन चेक को अपने पास रख के मुझे पैसे दे देगा और 1 महीने बाद जाके खुद उनसे ले लेगा उसके पैसे। तो इसलिए लेकिन बैंक इसके लिए फ्री में काम नहीं करेगा हमारे लिए, इसके लिए कुछ वो इंटरेस्ट भी काटेगा हमसे। इंटरेस्ट छोटा सा खर्चा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम तो चल गया ना। तो देखो क्या हुआ, चेक इन हैंड तो यहाँ पे गया, ये चेक इन था, चेक इन हैंड गया, बैंक में हमारे पास पैसे आ गए, बैंक ने हमें दे दिए ना पैसे, लेकिन पूरे नहीं दिए। देखो चेक थे 15,000 रुपए के, लेकिन बैंक दे रहा हमें 14,875 रुपए, क्योंकि उसने इंटरेस्ट काट लिया 125 रुपए। ठीक है, और लास्ट में लिखा है हमने देवेंद्र की फुल सेटलमेंट पे पेमेंट कर दी। देवेंद्र की पेमेंट करनी कितनी थी, इन्होंने तो अमाउंट नहीं बताया, तो देख लो देवेंद्र से कितने पैसे लेना देना था। ऊपर के देवेंद्र से देखो कुछ था हिसाब, कहीं नहीं था। पिछले साल तो देवेंद्र का, पिछले साल का तो कोई नहीं पैसा था। देवेंद्र का इस साल का कुछ था, इस साल देवेंद्र का ये हमने देवेंद्र को 28,000 रुपए का माल बेचा था। ठीक है, उसके बाद देवेंद्र से क्या डील हुई हमारी, उसके बाद देवेंद्र से ये मैंने देवेंद्र को 1120 का माल वापस कर दिया था, 1120 गया। ठीक है, 1120 गया। और देवेंद्र से क्या बात चल रही थी हमारी, उसके बाद देवेंद्र से फिर से चेक इन हैंड चेक आया 5,000 रुपए का। तो इसका मतलब देखो 28,000 रुपए मैंने देवेंद्र से लेने थे, 1120 का मैंने 28,000 क्यों लेने थे, क्योंकि मैंने देवेंद्र को 28,000 रुपए का माल बेचा था। 1120 रुपए का तो माल वापस कर दिया, कम हो गया जी, ठीक है। 5,000 का और भी चेक दे दिया, कम हो गया, ठीक है। अभी भी तो मैंने लेने हैं ना, कितने लेने हैं, अभी भी मैंने उससे लेने हैं 21,880 रुपए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 20,000 रुपए दिए और कहा कि नक्की हो गया साहब। अरे मैंने लेने थे उससे 21,880, वो कह रहा है 20,000 लो और फुल सेटलमेंट। इसका मतलब मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा है क्वेश्चन में जहां भी फुल सेटलमेंट लिखा होता है वो डिस्काउंट होता है। तो 21,880 मैंने लेने थे और 20,000 में मैंने उसको फुल एंड फाइनल कर दिया, सेटलमेंट कर ली। इसका मतलब 1,880 में डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो ये वो एंट्री है लास्ट, कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया देवेंद्र। तो देवेंद्र से 21,880 पूरा क्लियर हो गया। दिए उसने 20 है, देखो देवेंद्र से क्लियर इतना हो गया, दिए उसने 20 है और बाकी डिस्काउंट अलाउड आ गया। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी जनरल एंट्री। अब हम कर रहे हैं इसके लेजर।